जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम पिछले 2 महीने से क्या ला रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स ला रहे हैं, क्योंकि सीजीपीएससी के एग्जाम के चलते थोड़ा समय करंट अफेयर हमारा ब्रेक हो गया था। तो उसको कवर करने के लिए हमने जनवरी का करंट अफेयर लास्ट क्लास में देख लिया था और आज हम फरवरी का करंट अफेयर देख लेंगे, जो मैक्सिमम कवर हो जाएगा। और जो कुछ बच जाएगा उसको हम फिर आने वाले वीडियोस में भी देख लेंगे, जिससे आपका जो जनवरी और फरवरी का पेंडिंग था वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम अपने वीकली करंट अफेयर के फॉर्मेट में वापस उतर जाएंगे, जिससे आपका कहीं से भी नुकसान नहीं होने वाला है करंट अफेयर के फॉर्मेट में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर की क्लास में, क्योंकि इस फरवरी में आपको क्या मिलने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे मिलने वाला है, बजट मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, आपकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक बजट पे भी वीडियो बन जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में बजट पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाए, जो कि आपका बजट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा उसमें कवर हो जाए। जो डाटाज है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको याद भी करवा दिया जाएगा ट्रिक के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा हुआ है, वास्तविक जीडीपी 2024-25 की क्या है आपकी 6.4 है ना, 6.4 निकली। और अगर ये पूछ दिया जाएगा कि 25-26 के लिए क्या रेंज दिया गया है, तो क्या है आपका 6.3 से लेकर 6.8 तक। तो ये दोनों चीज ही आपको याद रखना है, एक 24-25 वाला यानी आपका 6.4 हो जाएगा, और दूसरा आपका 25-26 वाला यानी 6.3 से लेकर 6.8। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि क्या इसकी वास्तविक अनुमानित वृद्धि दर है, तो क्या हो जाएगा 6.4। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या पूछ रहा है, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है। अब रामसर स्थल क्या होता है, वैसे वेटलैंड साइट्स जिनका प्रोटेक्शन किया जाता है ताकि वो और भी ज्यादा जो उसकी बुरी स्थिति है उसमें ना रहे। ठीक है, तो ये रामसर साइट्स ही क्यों कहा जाता है। 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाते हैं। तो वेटलैंड डे क्यों मनाते हैं 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में कन्वेंशन हुआ था, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि दुनिया भर में हमें रामसर साइट सेलेक्ट करना है जिसका प्रोटेक्शन हमको करना है। तो अभी भारत में टोटल फरवरी 2025 की डेट में टोटल हमारे पास 89 रामसर साइट्स है। ठीक है, 89 रामसर साइट्स है, और उसमें जो सबसे ज्यादा है, ये तो थोड़ा सा ना इसमें 16 दिख रहा होगा आपको, बट ये और प्लस हो चुका है 4, ये टोटल 20 रामसर साइट आपका कहां पे है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपका काफी ज्यादा रामसर साइट है। उसके बाद आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में काफी है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, आपका ये जो स्टेट्स है ना, कर्नाटक में भी 4 है ना। तो ये यहां से आपको पूरा का पूरा देखना है। एक हम डेडिकेटेड वीडियो भी लाएंगे आपके लिए रामसर साइट्स की, जिसमें पूरे के पूरे रामसर साइट्स ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया जाएगा, क्योंकि ये भी 1 से 2 नंबर में पूछा जा सकता है। आपके जो नए नए रामसर साइट्स है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं आपके लिए, कि ये वाले नए ऐड हुए हैं, तो इनको आपको याद भी होना चाहिए। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल अभी 20 रामसर साइट्स। ठीक है, इसको एग्जाम के पहले अपडेट करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये लगातार बदलता हुआ प्रोसेस है ना। सरकार का जिस दिन मर्जी होता है, सरकार फिर से नया रामसर साइट ऐड कर देती है। तो अभी अगर मार्च के महीने में कोई एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आने वाले महीने में एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, 2025 में अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता। किस देश ने जीता, ये जीता है भारत ने, है ना। और ये लगातार दूसरी बार है जो भारत ने अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है। और किसको हराकर जीता है, साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर भारत ने ये T20 विश्व कप अपने नाम किया है। अब देखो, साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जो काफी ज्यादा अनलकी रही है ना। इवन भारत ने T20 विश्व कप 2024 किसके हराकर जीता है, साउथ अफ्रीका को हराकर ही जीता है ना। तो ये टीम जो है फाइनल तक तो पहुंच पाती है, लेकिन अभी फाइनल नहीं जीत पा रही है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा भारत, है ना। अगर पूछा जाए
कि पिछला संस्करण किसने जीता था, तो भी किसने जीता है, भारत ने जीता है। ठीक है, अगला देखते हैं। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है। अब ये अटल टिंकरिंग लैब से क्या समझते हो आप लोग? अटल टिंकरिंग लैब ऐसे स्कूल्स में सेटअप किए जाते हैं जिससे क्या होता है, वहां पे साइंटिफिक इनोवेशन पे ध्यान जाए, है ना, क्योंकि देश को आगे बढ़ना है तो आपको साइंटिफिक इनोवेशन करना ही पड़ेगा। तो ये अटल टिंकरिंग लैब एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप स्कूल से ही बच्चों के दिमाग को उस तरीके से डेवलप कर पाते हैं ताकि वो आगे इनोवेटिव थिंकिंग रखे। ठीक है, और ये अटल टिंकरिंग लैब जो है, अटल टिंकरिंग लैब, ये किसके अंडर आता है? अटल इनोवेशन मिशन के अंडर आता है, और ये अटल इनोवेशन मिशन आता है नीति आयोग के अंडर। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए अटल टिंकरिंग लैब जिसकी बात हो रही है वो कौन ऑपरेट कर रहा है, वो नीति आयोग ऑपरेट कर रहा है। किसके अंदर? अटल इनोवेशन मिशन के अंदर। ठीक है, तो टोटल 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर नहीं लगेगा? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है क्योंकि मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा, मतलब पिछले 10 सालों में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा टैक्स बेनिफिट इसी साल दिया गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा चर्चित न्यूज है बजट के आने के बाद से। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, तो कितने लाख तक है? ये 12 लाख तक। ठीक है, 12 लाख तक ऐसे टैक्स तो लग रहा है ना, बट ये क्या हो जा रहा है? रिबेट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लग रहा है? 0 टैक्स लग रहा है 12 लाख तक। अगर सही मायने में बोलूं तो 12,75,000 तक आपको टैक्स नहीं लगने वाला। ठीक है, क्या हो जाता है? 75,000 का स्पेशल ग्रांट हो जाता है ना, तो उसके कारण स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है। 75,000 का आपका क्या हो जा रहा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जा रहा है। उसके कारण आपका 12,75,000 तक के कमाई में आपका टैक्स नहीं लगना है। ठीक है, ये सारी चीज हम देखेंगे, ये टर्मिनोलॉजी से स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है जब हम बजट की क्लास करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। 12 लाख। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं? 2025 तक कितने बजट पेश किए हैं? तो ये समझ लो 2025 तक इन्होंने टोटल 8 बजट पेश किए। तो एज अ महिला जो वित्त मंत्री है इनका मैक्सिमम है ना, इनसे ज्यादा किसी ने भी आपका बजट पेश नहीं किया है। तो मुझे ये सवाल का जवाब दोगे कि इनसे पहले महिला वित्त मंत्री और कौन थी? निर्मला सीतारमन जी से पहले क्या भारत की कोई महिला वित्त मंत्री रही है, और रही है तो कौन रही है? ठीक है, इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दोगे। निम्नलिखित में से कौन सी 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संरक्षित करने का लक्ष्य रखता है? तो कौन कौन सी है इसको देख लो। जैगवार, पूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता और स्नो लेपर्ड। ठीक है, क्या क्या है? जैगवार है, पूमा है, लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड भी है, आपका लायन भी है, टाइगर भी है, चीता भी है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ मतलब आपका लेपर्ड और आपका स्नो लेपर्ड, चीता, जगवार और प्यूमा। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगवार और प्यूमा। तो ये आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी, जैसे यहाँ पे तो 7 का 7 दे दिया है ना, ये पूछ लिया जाएगा कि ऐसे ऑप्शंस भी बन सकते हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मैच हो रहा है जो 7 बड़ी बिल्लियों में शामिल नहीं है। ठीक है, तब आपको याद होना चाहिए कि कौन सा नहीं है। जैसे यहाँ पे कॉगर और लिंक्स नहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉगर गलत हो गया, ठीक है, और यहाँ पे लिंक्स गलत हो गया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि 7 बड़ी बिल्लियां कौन सी है। अगला देखते हैं। किस देश ने 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान में भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो उनका सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है ना, जो गलत तरीके से अमेरिका में घुसे हैं उनको सबसे पहले देश से निकालना है, क्योंकि वो हमेशा क्या हो जाते हैं, उस पर बोझ हो जाते हैं उस देश पर।
उसी तरीके से भारत में भी लगातार मांग उठती है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो रोहिंग्या आए हैं भारत में, जो रोहिंग्या कश्मीर तक बस चुके हैं, दिल्ली में बसे हुए हैं, जो लगातार यहाँ पर भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, बट बहुत छोटे लेवल पर ऑपरेशंस हो रहे हैं, है ना। तो भारत में भी इस चीज को बहुत बड़े लेवल पर करने की जरूरत है, जिससे भारत के टैक्स पेयर का पैसा यहाँ के लोगों के लिए ही जाए, है ना। क्योंकि क्या होता है, जो इलीगल लोग आते हैं तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। तो इसलिए उनको उनके जगह पर वापस भेजना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप शांति से रह सकें। तो कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी ये पॉलिसी चालू करी है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, इसरो के किस वाणिज्यिक शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पूछने का मतलब यही है कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा कौन सी है। तो कौन सी है इसरो की वाणिज्यिक शाखा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि इसरो बहुत ज्यादा एक्सपांड कर रहा है ना। इसरो अभी पिछले कुछ सालों में 4000 करोड़ का बिजनेस दे चुका है भारत को, है ना। इसरो भारत का ग्रोथ इंजन है, चाहे वो चंद्रयान का मिशन हो, चाहे मून का मिशन हो, चाहे सोलर मिशन हो, चाहे आदित्य AL मिशन हो, है ना, चाहे स्पेस मिशन हो, सब मिशन इसरो कर रहा है। इसरो अभी पिछले 20 सालों में 381 विदेशी सैटेलाइट 20 सालों में लॉन्च किए हैं। अब सोचो इस इंटेंसिटी को, है ना। इसरो भारत के लिए जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, ठीक है, जो ना सिर्फ भारत को गौरव बढ़ा रहा है, बल्कि आपका इनकम भी दे रहा है। 4000 करोड़ पिछले कुछ सालों में आए हैं, ठीक। 7 फरवरी 2025 को नवीनतम संशोधन के बाद RBI द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या है? अब देखो, यहां पे दो तरीके की चीज होती, एक तो होता है रेपो और दूसरा होता है रिवर्स रेपो। तो देखो यहां पे जब RBI लेंडर होता है ना, और बैंक बोरोवर होता है, मतलब RBI पैसा किसको दे रहा है? बैंक को, है ना। तो क्या लगेगा? रेपो। और जब बैंक पैसा देगा किसको? RBI को, तब क्या लगता है? रिवर्स रेपो, ठीक है। जब RBI पैसा देगा बैंक को और बैंक पैसा देगा RBI को, तो रेपो और रिवर्स रेपो। तो अभी क्या है, अभी जो निर्धारित हुआ उसमें 10 बेसिस पॉइंट कम किए गए और 6.25 कर दिया गया रेपो रेट को, ठीक है, 6.25। अगला देखते हैं। फरवरी 2025 में पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे, है ना। तो मोदी जी ने अभी किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की? ग्लोबल AI समिट हुआ अभी, है ना। कौन सा हुआ? AI कार्रवाई पर शिखर सम्मेलन। वहां पर, क्योंकि AI अभी दुनिया का फ्यूचर नहीं, दुनिया का प्रेजेंट बन चुका है ना। तो किस तरीके से AI से डील करना है, कैसे AI मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है, किस प्रकार से AI आपकी सहायता कर सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह हाईलाइट किया कि AI को अगर आप बोलोगे कि किसी लेफ्ट हैंड में लिखते हुए इंसान का इमेज बनाए, तो AI उसमें सक्षम नहीं है ना। तो उन्होंने सबसे बड़ा एग्जांपल दिया बराक ओबामा का। बराक ओबामा इज अ लेफ्टी, है ना, और उनकी इमेजेस वाइडली अवेलेबल है। उसके बाद भी उनकी जब इमेज बोली जाती है कि आप लिखते हुए इमेज बनाइए, तो राइट हैंड पे बनाई जाती है। तो कुछ ऐसे बाइसनेस अभी भी AI में है जिसको सुधारना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, वो गलत इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड होते जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का अभी AI पे बहुत ज्यादा अभी हमको संभल कर चलने की जरूरत है। अगला क्या है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायर रेंज में शुरू हुआ? किस देश के बीच में हुआ है? साइक्लोन, है ना। साइक्लोन किस देश के बीच में हुआ है? मिस्र, यानी इजिप्ट के। भारत और इजिप्ट के साथ जो सैन्य अभ्यास हो रहा है वो कौन सा है? साइक्लोन है। ये थोड़ा नया सा सैन्य अभ्यास है जो कि हम रेगुलर में नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे नए वाले सैन्य अभ्यास पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पुराने वाले सूर्य नमस्कार ये हो गया, है ना, ये सारी चीजें अब बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, हम कब से रटते हुए आ रहे हैं। पितृशक्ति हो गया, गरुड़ हो गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ये जीत दर्ज की है बीजेपी ने। बीजेपी को यहां पर मिले हैं टोटल 48 सीट और आम आदमी पार्टी को मिले हैं 22 सीट और यहां पर कांग्रेस को मिला है 0 सीट। तो टोटल यहां पर 70 विधानसभा की सीट है, ठीक है। पिछले
3 सालों से 3 बार से, है ना, 2013 बोलो, 2015, 2020 आम आदमी पार्टी जीत रही थी, उसके पिछले 3 बार से कांग्रेस जीत रही थी, उसके पहले बीजेपी जीती थी। तो ऑलमोस्ट 26-27 साल बीजेपी वापसी कर रही है। ठीक है, इसके पहले के इलेक्शंस में क्या स्थिति थी, आप अगर 2020 की बात करो तो आम आदमी पार्टी को मिला था 62 सीट्स और बीजेपी को मिला था सिर्फ और सिर्फ 8 सीट। और 2015 की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को मिला था आपका 67 सीट और बीजेपी को मिला था 3 सीट। ठीक है, तो अभी क्या है, सिनेरियो पूरा का पूरा बदल गया, बीजेपी 48 सीट और आम आदमी पार्टी 22 सीट। तो इसके लेकर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। ठीक है, और बीजेपी शासित जितने भी राज्य में उसमें ये पहली महिला मुख्यमंत्री है। तो इनको चुनने का एक बड़ा कारण ये भी रहा क्योंकि बीजेपी अभी महिलाओं पर फोकस कर रही है, क्योंकि अभी महिला रिजर्वेशन बिल भी आया है, वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आया है। तो एक महिला रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और कौन कौन से मिनिस्टर बने, प्रवेश साहेब सिंह वर्मा, है ना, इन्होंने ही केजरीवाल को हराया है। ठीक है, तो ये भी मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा चेहरा थे। तो इनके पास अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, और अगर रेखा गुप्ता जी की बात की जाए तो फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्ट्री है। ठीक है, आशीष सूद को भी मिनिस्टर बनाया गया, होम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, इसके पहले कौन थे एजुकेशन मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया। ठीक है, मनजिंदर सिंह सिरसा को फूड और फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, रविंदर सिंह को सोशल वेलफेयर, कपिल मिश्रा को लॉ और लेबर और पंकज कुमार सिंह को हेल्थ। ठीक है, तो ये दिल्ली क्या है, देश की राजधानी है। तो कई बार दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण कुछ जो छोटे छोटे, इनमें गिन के तो 7 मिनिस्टर्स है, तो 7 मिनिस्टर एक बार थोड़ा सा दिमाग में रख लो क्योंकि पूछा जा सकता है, अभी लेटेस्ट में चुनाव हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। फरवरी 2025 में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया? देखो, ये सवाल ऐसे इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अमेरिका भी टिट फॉर टैट कर रहा है। अमेरिका का सीधा कहना है कि आप अगर हम पर टैक्स लगाओगे तो हम भी आप पर टैक्स लगाएंगे। तो इसलिए इन्होंने अभी 25% का टैक्स लगाया हुआ है, किस पर, एल्यूमिनियम और स्टील के आयात पर। ठीक, फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग का नाम क्या है? पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग, क्या नाम है इसका? सृजनम, है ना, क्या नाम है? सृजनम, पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग है। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगला देखो, 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल कहां आयोजित किया जाएगा? कहां आयोजित किया जाएगा? जहां पे मैक्सिमम चीजें आपकी अभी जा रही है ना। आप देखोगे ये देश लगातार मेजबानी कर रहा है। कौन सा देश है? रियाद, सऊदी अरेबिया। ठीक है, अभी पिछले जब हम लास्ट ईयर भी करंट अफेयर पढ़े तो हमने लगातार देखा कि सऊदी अरेबिया 3 से 4 बड़े इवेंट्स का होस्ट रहा है। तो अभी सऊदी अरेबिया ये कोशिश कर रहा है कि अभी वहां पे तेल खत्म होने वाला है तो वो एक स्पोर्ट्स के लिए डेस्टिनेशन वाला कंट्री बन जाए, है ना, लोगों के लिए। जो अभी क्या मिडल ईस्ट क्या बना हुआ है, एक मीडिएटर कंट्री बना है। तो सऊदी अरेबिया भी चाह रहा है कि वहां पे भी उस तरीके की डीलिंग्स हो क्योंकि उसको भी इनकम्स बढ़ाने हैं। अगला देखते हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया? ठीक है, ये दूसरा राजनयिक मिशन है भारत का। कौन सा है? मार्शले। मार्शले में भारत का दूसरा वाणिज्यिक दूतावास खुला। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अगला सवाल देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? कौन से अनुच्छेद के तहत? 352 किसके लिए होता है? किसके लिए होता है बताओ? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, 356 आपका किसका होता है? प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन, मतलब इसी से लगा हुआ है। 360 किसके लिए होता है? वित्तीय इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 365 में भी आपका क्या लगता है? प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार 365 में अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंगली अगर काम नहीं करती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उस तरीके से बिगड़ जाती है, तो आप 365 का यूज करके राष्ट्रपति शासन के लिए रिकमेंडेशन दे सकता है गवर्नर। ठीक है, तो ये 365 वाली कहानी है। तो 356 के तहत अभी क्या मिला है आपको? राष्ट्रपति शासन लगाया गया मणिपुर में। तो मणिपुर के कौन थे मुख्यमंत्री, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये कौन है? मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला। ठीक है,
तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हुआ है। जब अजय कुमार भल्ला जी का अपॉइंटमेंट हुआ था, और मैंने आपको तब भी बताया था कि अब मणिपुर की स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि अजय कुमार भल्ला गृह सचिव रह चुके हैं और इनके काम करने का स्टाइल बहुत ही अलग है। तो अभी आपने देखा होगा 13 फरवरी के बाद से लगातार मणिपुर से आपको पॉजिटिव न्यूज मिलना चालू हो गया। लगातार जो कुकी मिलिटेंट्स हैं वो सरेंडर करना चालू कर दिए, क्योंकि एक अलग अप्रोच के साथ जाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि अब इस मामले को खत्म ही करना है, क्योंकि 2 साल से जो मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट वो चल रहा है ना। तो देश के लिए हित में यही होगा कि ये जल्दी से जल्दी शांत हो जाए। अगला देखते हैं। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो निकालता कौन है? कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, है ना। और भारत की रैंक क्या है? 96। ठीक है। फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है? डेनमार्क। फर्स्ट रैंक पे आपका डेनमार्क रहा है और 96 रैंक पे भारत रहा है। और इसके अलावा आपका जैसे भारत के नेबरहुड में पाकिस्तान 135 नंबर पर है, श्रीलंका आपका 121वें नंबर पर है, बांग्लादेश 149वें नंबर पर है, चाइना 76 नंबर पर है। मतलब हमारे पड़ोस में चाइना हमसे बेहतर कंडीशन पर है, और बाकी जो पड़ोसी देश है, जो फ्रेजाइल इकोनॉमीज है, वो सारी की सारी भ्रष्टाचार के कारण और भी नीचे कंडीशन पे। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? ठीक है। इसमें आपको क्या जवाब देना है कि पहले भी हम करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं कि 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हुआ है ना। इसके बारे में हमने लास्ट करंट अफेयर में पूरा अच्छे से देखा था कि किस राज्य में हुआ, इसका शुभांकर क्या था, और भी जो मेन बेसिक डिटेल्स हो सकती थी वो हमने देखी थी। ठीक है। तो कौन सी टीम जो सबसे ज्यादा रही है वो रही है सर्विसेज की टीम। ठीक है। सर्विसेज की टीम 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पर रही है। उसके बाद कौन सी टीम आती है आपकी? महाराष्ट्र की टीम, और तीसरे नंबर पर हरियाणा की टीम। ठीक है। तो टॉप 3 ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी चीजों पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो क्या है आपका? सर्विसेज की टीम। ठीक है। इवन आपको नंबर ऑफ मेडल्स याद नहीं रखना है ना, सिर्फ और सिर्फ नंबर याद रख लो, सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा। ठीक है। और आपको क्या जवाब देना है कि 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हुआ? ठीक है। 2026 में 39वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा आपका मेघालय। ठीक है। चलो आपको हिंट दे देता हूं कि 38वां राष्ट्रीय खेल इस 3 में से एक किसी राज्य में हुआ है। ठीक है। ये आपके लिए हिंट है। अगला देखते हैं। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अब नियुक्ति हुई है ज्ञानेश कुमार की। ठीक है। इसके पहले कौन थे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त? इन तीनों ऑप्शन में से आपका है। ठीक है। तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, क्योंकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने शायरी वाले अंदाज के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। कतर के अमीर कौन है जिन्होंने 17-18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया था? कौन है? ये कतर के अमीर है और ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है। ये है शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। ठीक है। शेख तमीम बिन अहमद अल थानी याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कतर अभी भारत और कतर के बीच में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही है और फ्री ट्रेड डील भी हो सकता है। ठीक है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? कौन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार? डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन। ठीक है। डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है जिनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब मुझे इसी पे एक सवाल जो क्वेश्चन प्रिंट करना रह गया, आप ये बताओगे कि अभी प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। संघीय जांच ब्यूरो FBI के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? कौन बने पहले भारतीय मूल के निदेशक? ये पहले भी जब अपॉइंटमेंट हुआ था तो हमने कवर किया था लास्ट ईयर। इस साल फिर से ये फ्रेश है, इसलिए हमने फिर से इसको उठा लिया है। तो कौन है ये? काश पटेल, है ना। ये भारतीय मूल के है काश पटेल। तो इनको नियुक्त किया गया है क्या? FBI का डायरेक्टर। ठीक है। और जो ओवरऑल इंटेलिजेंस यूनिट का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तुलसी गबार्ड। वो क्या है? वो भारतीय मूल के नहीं है, वो हिंदू है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है।
तो ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो ये आपका पूरा का पूरा फरवरी मंथ में जो इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते थे। ठीक है, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट सवाल आपके कवर कर दिए गए हैं और जो सवाल पूछे गए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे आपकी एक्टिवनेस पता चलेगा। और जो नहीं पता आपको गूगल करोगे तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो भी आपको कमेंट सेक्शन में आके उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि उसका सही जवाब क्या होगा। और जो सही जवाब देगा उस पर हम क्या कर देंगे, हार्ट दे देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जवाब क्या है, सही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।